ये है, लेकिन अदब ज़िंदगी में भी हमारे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जो अदब के साथ अपने कहते हैं ना, बच्चों को ट्रेन करना होता है, बच्चों को अदब सिखाना होता है, बच्चों को कहना चाहिए कि ये मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, या फादर की ज़रा कम इसलिए होती है बिकॉज घर पे नहीं होता, मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने बच्चे को उस तरह से हमारी तो देखिए तहजीब का हिस्सा है ये, शायरी, ये अदब, और हम अपने बच्चों को जब सिखाते हैं तो उसकी एक बैकग्राउंड है, दर्दमंदी पैदा होती है, दिलसोजी पैदा होती है। आप अगर चीज़ों को ऑब्जर्व करने की सलाहियत आप में आ जाएगी, आपको दूसरे की तकलीफ महसूस करने की सलाहियत आ जाएगी, तो आप इंसानियत के लिए ज़्यादा मुफीद फ़र्द साबित हो सकते हैं। बड़े होकर आप ज़्यादा दिलसोजी और दर्दमंदी से इंसानियत की खिदमत कर सकते हैं। तो इन हर चीज़ का एक बैकग्राउंड है। अब जो बच्चे पूछते हैं और मुझसे कहते हैं आके कि लाइब्रेरी में इतनी किताबें रखी हुई हैं, इनका क्या फ़ायदा है, तो मैं कहता हूँ कि बेटा आगाही का, एनलाइटनमेंट का क्या फ़ायदा होता है कि आप दूसरे के काम कितना आ सकते हैं। आगाही आपको ये बताती है कि दूसरे की तकलीफ का एहसास आपको इन डेप्थ कितना होता है। और किताबों से मेरे ख्याल से हम ये चीज़ लर्न भी करते हैं। हमारी अपनी एक, जो आपने कहा ना कि डिग्री ले ली कोई फ़ायदा नहीं, आपके अंदर एक शऊर होता है, वो डेवलप होता है जब आप किताबें पढ़ रहे होते हैं। हमारे यहाँ अब हम देखते हैं तो किताबें पढ़ने का रुझान बहुत कम हो गया है, क्योंकि अब इंटरनेट है, उस पर चले गए, इधर से कॉपी उधर से पेस्ट, कहानी खत्म, नोट्स बनाए दे दिए। मैं समझता हूँ कि शादी से पहले मेरा एक ही साथी था और वो मुतालिया, अब 2 हो गए, अल्लाह का शुक्र। चले, ये भी अच्छी बात है। हाँ, ये होता है, बाद में 2 हो गए। तो किताबों का शौक, आप जिस तरह से हम कहते हैं ना कि एक हमारे नेचर में एक चीज़ होती है, तो नेचर वाइज जो देखने से इंसान लगता है, जिस तरह आप खुश रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, तो लोग समझते हैं कि जो बहुत सोबर से लोग होते हैं और बहुत ज़्यादा कहना चाहिए दुख में होते हैं, वही शायरी कर सकते हैं। नहीं, मैं नहीं समझता कि सोब्राइटी भी एक बड़ा रिलेटिव टर्म है। सोब्राइटी ये है कि आप किसी दूसरे को अपने अल्फाज से दुख ना पहुंचाएं। हंसना मुस्कुराना जो है वो आपकी सोब्राइटी को हर्ट नहीं करता, तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं। हंसते मुस्कुराते हुए भी आप सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि मैंने जो सैलाब पे कही है वो मैं फौरन आपको पेश करना चाहूँगा। सुना दीजिए। कि शोहरतें जहाँ के लिए है न है नामों के लिए, शोहरतें जहाँ के लिए है न है नामों के लिए, बस है ये वक्त फ़कत खैर के कामों के लिए। शोहरतें जहाँ के लिए है न है नामों के लिए, बस है ये वक्त फ़कत खैर के कामों के लिए। और बंद होती ही नहीं कार सियासत की रबाब, बंद होती ही नहीं कार सियासत की रबाब, ये घड़ी तो नहीं बेवक्त के नगमों के लिए। बंद होती ही नहीं कार सियासत की रबाब, ये घड़ी तो नहीं बेवक्त के नगमों के लिए। और बेरिदा भी तो हुई हैं सरे बाजार आलम, बेरिदा भी तो हुई हैं सरे बाजार आलम, चादरें कोई तो ले आएगा बहनों के लिए। बेरिदा भी तो हुई हैं सरे बाजार आलम, चादरें कोई तो ले आएगा बहनों के लिए। कौन इन भीगती आंखों से लहू पोंछेगा, कौन इन भीगती आंखों से लहू पोंछेगा, कोई रुमाल नहीं खूब भरे अश्कों के लिए। कौन इन भीगती आंखों से लहू पोंछेगा, कोई रुमाल नहीं खूब भरे अश्कों के लिए। और काहिशे जान नहीं सैले बला के ये अलम, काहिशे जान नहीं सैले बला के ये अलम, दिल की आगोश बनी है इन्हीं सदमों के लिए। काहिशे जान नहीं सैले बला के ये अलम, दिल की आगोश बनी है इन्हीं सदमों के लिए। जलजले हों कि वो सैलाब बला होते हों, जलजले हों कि वो सैलाब बला होते हों, दस्ते महमेज हुआ करते हैं कौमों के लिए। जलजले हों कि वो सैलाब बला होते हों, दस्ते महमेज हुआ करते हैं कौमों के लिए। और फिर से उभरेंगे सरे अर्श कमर की सूरत, फिर से उभरेंगे सरे अर्श कमर की सूरत, रोशनी हम ही वतन है तेरी शामों के लिए। फिर से उभरेंगे सरे अर्श कमर की सूरत, रोशनी हम ही वतन है तेरी शामों के लिए। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। इसके अंदर सारी बातें मौजूद थी। नवाज़िश, एक होप, नवाज़िश, एक जो बस आप समझिए कि इसको कलम बर्दाश्ता लिखा है। ये जो भी ख्यालात थे वो बस कलम रुका नहीं है। और आपने जो इसको पढ़ा ना, तो लग रहा था बस कलम यूं ही चलता चला गया, एक फ्लो में चलता चला गया। और एक बहुत खूबसूरत, यही शायर का कमाल होता है कि वो जो है कहना चाहिए मोती रखे हुए होते हैं, उनको पिरोना होता है खूबसूरती से, तो वो अल्फाज में उनको बहुत खूबसूरत सा एक मोती पिरो के एक बहुत खूबसूरत हाल बना देता है। शायर का ये फ़र्ज़ भी है कि वो जो हालात चल रहे हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनके साथ अलाइव रहें और उन पे उसके जो इजहार है दर्दमंदी, क्योंकि उसकी अप्रोच अलग होती है।
हाँ, बिल्कुल वो जिस तरह से देखता है, उसका जाविया निगाह जो है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, जो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि शायरी में कितनी पावर होती है कि वो कौमों की तकदीर बदल दे, कितनी पावर होती है आप समझते हैं? बेशक, बिल्कुल। देखिए, आप कौमों की तारीख उठा के देख लीजिए कि हर वो जबर का तबका जो चाहता है कि वो अपना जबर का निफाज करे किसी भी जगह, मुल्कों की तारीख उठा के देख लीजिए, उसने हमेशा इंटेलेक्चुअलिटी की दुश्मनी की है। और हमेशा वो इंटेलेक्चुअल्स का दुश्मन किस लिए रहा है? इसलिए कि इंटेलेक्चुअल्स हैं, ये शायर हैं जिनका एक मिसरा इनकलाब ले आता है। तो क्यों जबरी क़ुव्वतें हमेशा से मुखालिफ रही हैं शायरी की, इंटेलेक्चुअलिटी की, अदीबों की? क्योंकि उनका एक एक लफ्ज़ कौमों के दिल में उतरता जाता है, उनकी बंद आँखों को खोल देता है। सही। तो वो एक इंटेलेक्चुअल, एक शायर, आई ओपनर का एक विजन दे देता है। बिल्कुल विजन देता है, जो लोग नहीं देख पा रहे होते वो उसकी आंख देख रही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। सही। अच्छा, यहाँ पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी, जिस तरह से हम कहते हैं हमारा जो यूथ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, नेचुरली बाद में उसने ही इस कंट्री को लेके चलना है या वही इस कंट्री के शहरी बनेंगे, क्योंकि जो लोग सीनियर होते चले जाते हैं वो तो निकलते चले जाएंगे और फिर जूनियर का फ्यूचर यूथ के हाथ में। हाँ, यूथ के हाथ में। आप क्या समझते हैं, यूथ हमारा कितना स्ट्रॉन्ग है और यूथ कितना सिंसियर है और यूथ को कितनी मोहब्बत है इस मुल्क से? देखिए, जहाँ तक ह्यूमैनिटी की बात है, हमारा यूथ माशाल्लाह उसमें बड़ा सेंसिटिव है और उसमें बड़ा जज्बा है। और अब शऊर भी हमारे स्टूडेंट्स में बहुत ज़्यादा जागोजी हो गया। एक बात से मैं थोड़ा सा ये है कि अदब और हमारा जो सकाफ़त है और शायरी उससे थोड़ा सा दूर हो गया है, और ये भी कहूँगा कि मटेरियलिस्टिक भी हो गया है। लेकिन हर चीज़ रेशो के हिसाब से है। अब अगर आप इन रेशो देखें तो उनमें ह्यूमैनिटी भी बढ़ गई है। तो कोई नाउमीदी की बात नहीं मैं समझता कि यूथ के अंदर है। कुछ खामियां हैं जिसकी निशानदेही हमेशा उनसे पहले गुजरने वाले लोग करते हैं, और उनका फ़र्ज़ है, बुज़ुर्गों का फ़र्ज़ है कि वो समझाएं, बताएं और वो रेप्रीमेंट करें। और सरजनिश भी ज़रूरी है, ताकि अगर आप एक जगह से हट रहे हैं और आप सही रास्ते से हट रहे हैं तो वो आपको सही ट्रैक पर लेकर आए, जो बुजुर्गों का फ़र्ज़ है। तो मैं समझता हूँ कि जो नस्लें उनसे ज़्यादा बुजुर्ग हैं वो जब आने वाली नस्लों को साथ लेकर चलेंगी तो कोई मायूसी की बात नहीं। इसमें गाइडलाइन तो बड़ों के हाथ में है ना, गाइडलाइन जिस तरह से आप अपने यूथ दोनों का काम है। उनके पास जोश और जज्बा है, बुजुर्गों के पास अक्ल है और दानाई है। दोनों का काम है, दोनों एक दूसरे को बैलेंस करते हुए चलेंगे, क्योंकि एक ही माशरे में है और एक ही बर्तन में जब दो केमिकल होते हैं वो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो हम बहुत ज़्यादा सुनते हैं वो ये कि कहते हैं कि जो यंग जनरेशन है बड़ी मुँहज़ोर हो गई है। क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, ये तो हमेशा से शिकवा रहा है हर नस्ल को, गुजरने वाली नस्ल को तो जोश तो होगा। हाँ, हर गुजरने वाली नस्ल को आने वाली नस्ल से। देखिए, ये तो बाय वर्च्यू ऑफ एज एक एक्सपेक्टेशन है यूथ के साथ, और जाहिर बात है कि लेकिन ये हर गुजरने वाली नस्ल को एक नॉस्टैल्जिया होता है, अपनी नस्ल का याद आता है, उसे वो बहुत अच्छी लगती है। ऐसा होता नहीं, कोई ऐसी नाउमीदी की बात नहीं। हमारी आने वाली नस्ल इंशाल्लाह हमसे अच्छी होगी। हाँ, बिल्कुल, उम्मीद तो ऐसी ही है और मज़ीद हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर कमर हमारे साथ यहाँ मौजूद है, मगर इस वक्त हम जा रहे हैं एक छोटे से ब्रेक पे। Infotainment channel. बात ना कहते हैं, पहले सुन लें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट में, शगुफ्ता यास्मीन और मेरे साथ डॉक्टर कमर रिजवी यहाँ पर मौजूद हैं। बहुत अच्छी इन्फॉर्मेटिव सी बातें हम इनसे शेयर कर रहे थे, क्योंकि इनकी जो फील्ड है वो मुख्तलिफ फील्ड में ये महारत रखते हैं और उन फील्ड की मैं थोड़ी चीज़ें जो हैं वो लेने की कोशिश कर रही हूँ। साथ साथ इनका अपना एक एक्सपीरियंस बहुत है जिसके हवाले से मैं डिस्कस भी कर रही हूँ, ताकि हमारा जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, उनको थोड़ी सी अवेयरनेस हो सके चीज़ों के बारे में। हमारे साथ कॉलर मौजूद है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैडम, क्या हाल है मैडम? अल्लाह का
ठीक ठाक, आप सुनाइए भाई, क्या हाल है आपके? मैं नया से बात कर रहा हूँ, जिला दादू से। जी, क्या कहना चाहेंगे? मेरा क्वेश्चन है डॉक्टर कमर साहब से, जो SPDI इन्वेस्टिगेशन सिंध है। मेरा क्वेश्चन ये है कि डॉक्टर साहब, ये पहले सिंध पुलिस का एक ही महकमा था, अभी जो इन्वेस्टिगेशन खुला है तो वैसे ही ये बहुत आवाम के ऊपर पड़ गया है। इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट जैसे खुला है कि दो थाने अब हो गए, हम गरीब बंदे जो है FIR जो कटती है एक दूसरे थाने पे जाना पड़ता है, वहाँ पे SHO है, इन्वेस्टिगेशन के IO है या GOI भी है, इतने बड़े मुंह खोल के बैठे हुए हैं, हम गरीब आवाम जो है ना बड़े पीछे गए हैं और कोई इंसाफ नहीं मिलता ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट से। अच्छा। हमें जो तवक्को है डॉक्टर साहब से, हमारा जो पैगाम है, हमने वज़ीर आज़म साहब को भी अपील की है, सदर साहब को भी अपील की है कि ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट है वो खत्म किया जाए, एक ही थाना किया जाए जहाँ पे बंदों को रिलीफ भी मिलेगा, ये FIR की कटेगी और उनके मसाइल भी हल होंगे। ये इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट में अभी तक ये 4-5 साल हो गए, कोई भी काम अच्छा नहीं किया, कोई भी आवाम को रिलीफ नहीं किया और आवाम को लूटा। चलिए ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, कॉल करने का बहुत शुक्रिया। और दूसरी चीज़ ये कि अभी जो हम यहाँ पे प्रोग्राम कर रहे हैं वो एक हम जनरल टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं। मैं उनकी कहना चाहिए मैं पॉलिटिकल प्रोग्राम इस वक्त नहीं कर रही। बहरहाल ये एक सवाल कोई जवाब देना चाहें तो बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने। देखिए, इनके सवाल के 2 हिस्से थे। एक तो ये कि इन्वेस्टिगेशन अलग कर दी गई, दूसरे इनको शायद वो रिलीफ नहीं मिल रहा जो ये चाह रहे हैं। बात ये है कि ये बहुत इम्पेरेटिव था, बहुत मैंडेटरी था कि इन्वेस्टिगेशन को अलग कर दिया, क्योंकि देखिए बहुत काम है। अगर आप थाने पे सारे काम डाल देंगे तो लॉ एंड ऑर्डर को कौन कंट्रोल करेगा इलाके के अंदर, हाँ। ठीक है ना। तो हमने उसको उससे फारिग कर दिया कि वो इन्वेस्टिगेशन भी वही ऑफिसर बेचारा कर रहा है, लॉ एंड ऑर्डर जो कंट्रोल करना है वो भी उसकी जिम्मेदारी है, ड्यूअल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो ये बहुत इम्पेरेटिव था कि उस दोनों को अलग किया जाए और दोनों अपने अपने काम अपने हलकों में करें। और उसके बाद हमें जो फीडबैक आया वो बड़ा पॉजिटिव है। इंसाफ की कहाँ पे थी, एक ज़ाती इनकी होगी, क्या केस था ये मुझे नहीं मालूम। जो ज़ाती इनकी शिकायत है, मैंने मशवरा दूंगा कि उस शिकायत को बराह रास्त तहरीर करें। अगर इन्हें कहीं भी शिकायत, एक तो अपने एरिए में सबसे पहले तो ख़त लिखें, कोई ऐसी बात नहीं है, रिड्रेस मिलता है, हर जगह से दादरसी होती है। अगर अपने लेवल पे लिखें, हमारी तरफ लिखें, यकीनन वहाँ भी काम हो रहा होगा। सही बात। और हमारे IG साहब, हमारे एडिशनल IG साहब सब इसका नोटिस लेते हैं और सब इस पर कार्रवाई करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रोज़ के रोज़ ये केसेस देखे जाते हैं और सेंट्रल लेवल पे देखे जाते हैं, ये नहीं कि सिर्फ मकामी तौर पे देखे जाते हैं। तो वो अपना जो इनकी है इनकी ग्रीवेंस है उसको भेजें, बिल्कुल उसको देखा जाएगा और कोई ऐसी बात नहीं। और ये बहुत अच्छा फीडबैक आया है, इवन स्टैटिस्टिक्स जो है वो बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है इन्वेस्टिगेशन में जब से वो अलग हुई है। अच्छा, सही। एक और कॉलर हमारे साथ हैं, फातिमा। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फातिमा, क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी? पूछिए, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं सर से ये पूछना चाहती हूँ कि सर आप हर चीज़ बहुत अच्छी और होपफुल बता रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है सर, कॉलेज से वापस आना ही मुश्किल हो जाता है और इतने बुरे हालात हैं कि बाहर कर नहीं कर सकते, कॉलेज एडमिट कार्ड में नहीं जा रहे हमारे डर के। और लेकिन एक बात ज़रूर है, आपने कोई सी अच्छी चीज़ जिसमें प्रेजेंट बताया है कि ये सब कुछ है, यानी आप महसूस करते और फ्यूचर भी अच्छा बता रहे हैं आप कि शायद सब कुछ अच्छा हो जाए। सर मैं बहुत छोटी सी थी, जब तक सिर्फ लड़ाई देखती हूँ, मेरी 24 ईयर एज, तो मैं सिर्फ लड़ाई, कर्फ्यू, हंगामे और मतलब कहीं से कोई खबर ऐसी नहीं आती कि 6 माह भी हम सुकून से रह सकें और खुश होकर अपने प्रोग्राम कर सकें कि हमें पढ़ना है, लिखना है, आगे बढ़ना है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच फातिमा, बहुत शुक्रिया। और बहुत सेंसिटिव सी मुझे लगी ये जिन्होंने इन हालात को बहुत डीपली फील किया है। जी जी, ये हमारी बहन जो है, तो मैं ये कहूँगा कि देखिए पैचेज आते हैं, छोटे छोटे से पैचेज आते हैं हालात की ख़राबी के। 6 महीने में भी अगर आप उठा के देख लीजिए, जिन 6 महीनों का हमारी बहन तस्करा कर रही है, तो कॉन्टीन्यूटी में हालात खुदा ना खासा ख़राब नहीं रहे। ऐसा हो जाए 6 दिन भी मैं समझता हूँ कॉन्टीन्यूटी में ख़राब हो जाए तो आप बिल्कुल अपने घर तक में, ऐसा नहीं है। और कभी कभी इतना बड़ा शहर है, आप अब पहले मेट्रोपॉलिटन था, मैं तो इसको कॉस्मोपॉलिटन समझता हूँ कि हर पूरी दुनिया से आए हुए लोग हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं। अगर हम नाउमीद होकर बैठ जाएं तो कौन बाहर निकले, कौन मेहनत करे। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके स्कूल टाइमिंग्स में, कॉलेज टाइमिंग्स में हालात ख़राब हो जाते हैं, तो वो कोई मामूल नहीं है।
ये ओकेजनल है, ये फ्रीक्वेंट नहीं है। खुदा न खास्ता अभी तो ये चीज़ें फ्रीक्वेंट भी नहीं है, और जो ओकेजनल है उनको भी ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कोई ऐसा मैं हर चीज़ को होपफुल नहीं बता रहा, मैं ये चाहता हूँ कि आप